बच्चों, तो अमाइंस की वन शॉट में आज हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस, उसका प्रिपरेशन और उसका प्रॉपर्टी। आज आपको पढ़ना है एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस यानी मैं एनिलीन को बोलूं, एरोमेटिक अमाइन मतलब एरीन, एराइल ग्रुप में अमाइन, NH2 ग्रुप यानी हम एनिलीन की बात करेंगे। अब देखो एनिलीन के केस में ना आपकी समस्याएं ज़्यादा है। मान लो मैंने कहा एरोमेटिक अमाइन, तो आप कहोगे एरोमेटिक अमाइन यानी बेंजीन पे NH2 लगा दो, ठीक है ना, और इसका नाम हमने क्या दिया, एनिलीन। तो देखो पहला सवाल, एरोमेटिक अमाइन का एग्जाम्पल दो। तो एरोमेटिक अमाइन का एग्जाम्पल मतलब अमाइन ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड विद एराइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप यानी बेंजीन पे NH2 यानी एनिलीन। एक बात क्लियर है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो हम कहेंगे अगर बेंजीन पे NH2 है, यानी कि अगर आप एनिलीन के केस की बात करते हो तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, और ये तो पक्का है रिंग के साथ शेयर करेगा। ठीक है, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं अपन, डबल बॉन्ड है ना, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ठीक है, फिर आपको यहाँ से भी कॉन्जुगेशन है, देखो लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल डबल, तो ये सब जगह घूमेगा। तो इसको बोलते हैं संयुग्मी तंत्र, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब होगा क्या, तो देखो ये लोन पेयर अगर इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड तो वैसे ही घूमता है, तो हम कहेंगे पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन, विस्थानीकरण यानी कि घूमना है ना। यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ एक बॉन्ड तो था ही, ये हो गया डबल बॉन्ड और NH2 पे क्या आ गया, प्लस। ठीक है, और ये दो बॉन्ड एज इट इज। तो हमने कहा कि देखो पहली पोजीशन है ऑर्थो, यहाँ मुझे घूमता हुआ दिख रहा है माइनस। ठीक है, तो ऐसा तो बॉन्ड आगे भी घूम जाएगा, हम कहेंगे ये भी पॉसिबल, इधर आ गया, तो ये चीज़ नेगेटिव, बैक साइड क्या होगी, पॉजिटिव है ना। तो अगली जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आपके नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस, तो हम कहेंगे ये भी पॉसिबल है भाई। तो अब मुझे लगा एक पोजीशन ऑर्थो, दूसरी कौन सी है, पैरा, तो दो जगह मुझे नेगेटिव चार्ज दिख गया। ठीक है, अब तीसरा अगर हम देखें तो इसको भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, तो वापस क्या आ गया, ऑर्थो। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि या तो ऑर्थो और पैरा पे क्या घूम रहा है, माइनस का। सही, तो मैं कह दूं कि भाई एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये क्लियर है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। ठीक है, अब भाई देखो माइनस घूम रहा है, तो ऑब्वियसली जिसको माइनस चाहिए वही तो अटैक करेगा। तो माइनस किसको चाहिए होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, माइनस किसको चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो मैं कहूंगी भाई देखो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ऑर्थो पैरा स्थिति पर अटैक करता है। ठीक है ना। अब अटैक ही इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे करेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि NH2 ग्रुप कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थो पैरा। एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग, क्योंकि ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है अटैक करने के लिए। ये अगर होगा तो अटैकिंग ज्यादा होगी, क्योंकि ये माइनस बढ़ा दे। भाई आपके ऊपर कौन अटैक करने वाला जिसको माइनस चाहिए, तो ये तो उल्टा आपको माइनस घुमा रहा है ना, तो अटैक करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि भाई NH2 ग्रुप, अब ये तीन क्वेश्चन ध्यान रखना, NH2 ग्रुप, तो एक तो 11th में पढ़ा है, अगर लोन पेयर ग्रुप से सिस्टम में आता है तो इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस है ना। आप ऐसे ध्यान रखो मेरे ग्रुप पे प्लस है ना, तो प्लस M प्रभाव है। ठीक है, अगर आपके ग्रुप पे प्लस है तो प्लस M इफेक्ट है, आपके ग्रुप पे माइनस घूम रहा है तो माइनस M इफेक्ट है। एक टेंशन तो खत्म। तो एक तो NH2 ग्रुप प्लस M इफेक्ट शो करता है, दूसरा ये बेंजीन पे अटैक बढ़ा देता है, यानी ये ग्रुप कौन सा है, एक्टिवेटिंग। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सक्रियणकारी सम। और डायरेक्शन कौन सी देगा, बोलो डायरेक्शन कौन सी देगा, कहाँ अटैक करो, तो ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ऑर्थो पैरा पे ये डायरेक्शन देगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। क्लियर। अगर हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की बात करें तो देखो आपको पहले थियरी में दिया है कि भाई आपने रेजोनेंस पढ़ा है एनिलीन के अंदर, है ना, ये एनिलीन का रेजोनेंस। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी बताई थी, अभी भी तुम ध्यान रखोगे, बोर्ड्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि एनिलीनियम आयन की केकुले स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो देखो एनिलीनियम की पूछ रहा है, ये बेंजीन हो गया, NH2 लगा दूं तो ये क्या हो गया, एनिलीन।
और अगर मैं इसको एक प्रोटॉन दे दूं, है ना, अगर मैं इसको एक प्रोटॉन दे दूं, क्योंकि भाई NH2 लोन पेयर है इसके पास, ठीक है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये कौन सा आयन बना, एनिलीनियम आयन। अब क्या इसमें प्लस M इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब भाई लोन पेयर है ही नहीं, आपके पास लोन पेयर होगा तो दान करोगे, आप तो खुद ही प्लस हो, तो डोनेट कैसे होगा? तो मैं कह दूं कि अच्छा एनिलीनियम आयन में प्लस M इफेक्ट नहीं है, तो तुम कहोगे नहीं, मतलब एक्टिवेटिंग नहीं है। उल्टा हो सकता है क्या? क्या ये अब रिंग को डीएक्टिवेट करेगा? उल्टा ये मांगेगा मैं तो प्लस हूं, मदद करूं, तो ये कौन सा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग। ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। तो एनिलीनियम आयन कौन सा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, अभी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब मैं कहूँगी एनिलीनियम तो डीएक्टिवेटिंग है, इसलिए रिएक्शन नहीं है, तब तुम्हें ध्यान रखना है हाँ डीएक्टिवेटिंग कैसे है, तो खुद ही प्लस है, तो आप एक्टिवेट तो नहीं कर सकते हो, आप दान कर नहीं सकते, उल्टा आप तो क्या हो, विड्रॉ करने की पोजीशन में हो। ठीक है, अब इसमें आप कह रहे हो प्लस M इफेक्ट नहीं है तो कोई रेजोनेंस नहीं, लेकिन उसने कहा कि नहीं एनिलीनियम आयन में रेजोनेंस बताओ और केक्युले स्ट्रक्चर बनाओ। तो केक्युले स्ट्रक्चर से तुम क्या समझे? सबसे पहले केक्युले नहीं तो बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी, है ना। बेंजीन की जो स्ट्रक्चर्स है, आप डबल बॉन्ड लेफ्ट राइट कर देते हो, वो किसकी स्ट्रक्चर है? केक्युले। तो वो कह रहा है कि केक्युले मतलब बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ, इधर लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है, आप इसको क्यों गिन रहे हो? इसको मत गिनो। ठीक है, तो दूसरी केक्युले स्ट्रक्चर क्या हो, इसको यहाँ लिया हो और ये 2 इधर लिया हो। ठीक है, ये लास्ट ईयर का भी इंपॉर्टेंट था। हाँ, तो आपके 2 हो गए लेफ्ट में, राइट में हो गया 1। क्लियर? क्योंकि ये बच्चा छोड़ देगा, रही है नई चीज़ क्या आ गई, इसमें कौन सा रेजोनेंस है, क्योंकि जैसे अगर लोन पेयर घुमाओगे तो वैसे ही गलत, लोन पेयर है ही नहीं। और दूसरी बात, केक्युले स्ट्रक्चर थोड़ा याद नहीं रहता है, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इसने क्या बोला कि भाई देखो एनिलीन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ही सही है ना। कितनी है गिन लो, 5 है क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक लास्ट वापस बनाएंगे ना, है ना, वापस ही इस पे शिफ्ट होगा, वापस इधर डबल बॉन्ड बनाओगे तो पहली आखिरी ऑपोजिट। तो ये कह रहा है एनिलीन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, NH2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब एक्टिवेटिंग है जो है, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि हम इसकी एक्टिविटी से परेशान है। कैसे? तो देखो, पहली रिएक्शन आपको दी है ब्रोमिनेशन, मतलब आप ब्रोमीन से रिएक्शन करा दो। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि देखो आपको गर्म भी नहीं करना है, आप खाली रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओ। आप ले लो एनिलीन और आप एनिलीन की रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे किससे करा रहे हो? ब्रोमीन से। ऑर्थो या पैरा कि दोनों? ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों। मैंने क्या कहा, हम इसकी एक्टिविटी से परेशान है। देखो बेगर कोई कम रिएक्टिव होता ना, है ना, देखो ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन लिक्विड है ना, है ना, तो उसको पानी में मिला दिया तो ब्रोमीन और हमने कह दिया चलो वाटर। ठीक है, तो अगर हमने लिया वाटर, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, रिएक्शन आपकी है ब्रोमिनेशन, तो हम कहेंगे ये क्या हुआ, सिर्फ रूम टेम्परेचर, है ना, इस चीज को नोटिस रखना, रूम टेम्परेचर पे ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये इसके तीनों हाइड्रोजन उड़ा देगा। यहाँ पे क्या लगा दूं भैया? ब्रोमीन। तो ये चीज तो तुम्हें फिनॉल में भी पड़ी थी, अगर मैं यहाँ से एनिलीन हटा के क्या लगा दूं, फिनॉल प्लस ब्रोमीन, है ना, और टेम्परेचर उसका भी सब खास नहीं था, तब भी आपका आंसर क्या था? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। लेकिन फिनॉल में 2 रिएक्शन थी, उसको धीमे भी कर सकते थे, आप ब्रोमीन और वाटर नहीं लेते, आप ले लो ब्रोमीन और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो हमने कहा था नॉन पोलर मीडियम है तो उसकी रिएक्शन धीरे थी। लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा कुछ है ही नहीं, आप फिर एनिलीन लो, रूम टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराओ, तो आपका आंसर यही है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। वहां पे कौन सा पीपीटी था? फिनॉल वाले केस में तीनों ब्रोमीन लग गए थे, तो कौन सा पीपीटी था? व्हाइट पीपीटी। यहाँ पे भी क्या है? ठीक है ना, याद ही नहीं रखना पड़ेगा, दोनों जगह क्या है? व्हाइट पीपीटी। क्लियर? तो ये आपको दिया पहला कि ब्रोमीन से रिएक्शन करोगे तो ये बना। अब हम फंस गए कि यार ये क्या मुसीबत है, फिनॉल में तो आपके पास केस था कि ठीक है आपको नहीं चाहिए 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, तो आप करो फिनॉल ब्रोमीन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो वो नॉन पोलर होता है, तो रिएक्टिविटी कम थी भाई, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो हमें तो तीनों चीजें चाहिए ना लैब में भी, ऑर्थो भी चाहिए,
पैरा की जगह पैरा काम आएगा, है ना। इनकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा बनती है इस तरह के कंपाउंड्स की, तो हमें इस तरह के कंपाउंड्स चाहिए होते हैं। अब मुझे 2, 4, 6 नहीं चाहिए, मान लो मुझे तो ऑर्थो चाहिए, पैरा चाहिए, तो आप कहोगे नहीं मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरे तो यही बन रहा है हर बार, गर्म करो ठंडा करो तब तो होती है ना रिएक्टिविटी, यहाँ तो कुछ नहीं, हर बार यही बनेगा। तो हम कहेंगे तो गड़बड़ है, इतना मैं क्या करूँगा, मेरे को तो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन चाहिए, वो ही मान लो किसी दवाई का रॉ मटेरियल है, तो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए का मतलब समझ में आ गया ना, वो चाहिए, मुझे नीड है। तो हम कहेंगे अच्छा अब आपको ये चाहिए, तो आप ऐसा कुछ करो, आप ले एनिलीन, ठीक है, हमने लिया एनिलीन, हम ले रहे हैं एनिलीन का एसिटाइलेशन, ठीक है। क्यों, तो देखो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि भाई जब हमने रेजोनेंस डिस्कस किया तो हमने क्या देखा कि एनिलीन का NH2 ग्रुप बहुत एक्टिव है ना, ये लोन पेयर घूम जाता है। अब ये लोन पेयर घूम के ही तो पूरे इसमें प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये इतना ज़्यादा मतलब नहीं घूमे, थोड़ी इसकी रिएक्टिविटी को कम करूँ। अब रिएक्टिविटी को कम करने के 2 तरीके है ना, या तो मैं यहाँ कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दूँ ताकि इसको देना नहीं पड़े, वो दे देगा। एक फैमिली में 2 अर्निंग मेंबर है तो 2 का नंबर आएगा ना, तो इसका कम आएगा। लेकिन ग्रुप लगाऊंगी ना तो मेरे को वो चाहिए ही नहीं। मान लो मैं पैरा पे क्या करूँ, मिथाइल लगा दूँ, तो मुझे ऐसा कंपाउंड नहीं चाहिए, मुझे एनिलीन अकेला चाहिए, और मुझे ऑर्थो या पैरा पे क्या चाहिए, ब्रोमो चाहिए। तो फिर वो लगाऊंगी, फिर तुम कहोगे नहीं अब इसको हटाओ, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कम खर्चे में निपटाना है। तो हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ग्रुप हम लगा नहीं सकते। अब रिएक्टिविटी कैसे कम करें, तो ये कह रहा है कि आप ऐसा करो, एसिटाइलेशन कर दो, ठीक है। अब तो पता है HCl बाहर आएगा, तो HCl बाहर आते तो हम एरो पे बेस ले लेते हैं, जनरली pyridine, ठीक है। तो HCl बाहर आएगा, ठीक है। तो क्या ये एसिटेनिलाइड बन गया, है ना, एनिलीन में एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया ना, तो ये क्या बना, एसिटेनिलाइड। बोलो सही है क्या, ठीक है। तो हमने लिख दिया एसिटेनिलाइड बन गया। अब इससे मुझे क्या फायदा हुआ, तो देखो अगर आपके पास एसिटेनिलाइड है ना, तो ये NH ग्रुप जो है वो आपकी बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में था, तो शुरू से ही था, अभी भी है ना। लेकिन अभी क्या सोचे, इसको भी तो मदद की जरूरत है ना। अब ये C डबल बॉन्ड हो क्या कह रहा है कि लो मैंने उसको यहाँ तोड़ दिया माइनस, अब मैं प्लस, तो ये फंस गया। खैर इसकी मदद करूँ किसकी मदद करूँ, है ना। तो इसको ज़्यादा जरूरत है, देखो प्लस वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। ये कार्बन तो फिर भी ठीक है, डबल बॉन्डेड है, sp2 है, वो सब सही है, लेकिन इसको मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कहेगा नहीं पहले इसकी मदद करूँगा। तो जब ये इसकी मदद करने पहुँचा, तो अब आप देखो बेंजीन को तो नेगेटिव चार्ज पहुँचा ही नहीं, है ना। उल्टा एनिलीन इसकी मदद करने पहुँचा, तो तुम देखो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, कहाँ है, नाइट्रोजन पे उल्टा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। आपने लोन पेयर इधर डोनेट कर दिया तो ये माइनस और आप खुद क्या हो गए, प्लस। तो हम कहेंगे तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी एट नाइट्रोजन कम हो गई ना, कि नहीं हुई, है ना। लोन पेयर अवेलेबिलिटी एट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपलब्धता क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो अब अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब ये 2, 4, 6 तो नहीं करेगा, है ना। रिएक्शन तो करेगा, क्योंकि इसने मना तो नहीं किया कि इसके लोन पेयर शेयर नहीं करूंगा, रेजोनेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना नहीं है ना, है ना। कभी रिलेशन बिगड़ जाता है, पहले बहुत अच्छा फ्रेंड था, अब फ्रेंड तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। पहले तो मैं जान ही दे देता था, अब मैं 2-4 जगह छोड़ दूंगा, जान तो नहीं दूंगा। तो बस इसके साथ वही प्रॉब्लम है कि ठीक है मदद तो कर दूंगा पर इतनी नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है हमें तो ये करना था ना, हमें अपना काम निकालना था। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराऊं, है ना, पानी मिला दूं, ठीक है, तो भी कहेगा नहीं भाई आपको सिर्फ या तो मैं ऑर्थो दे सकता हूँ या पैरा दे सकता हूँ, ठीक है। तो हम खुश हो जाएंगे ना मन में कि हाँ हमें तो यही चाहिए था, हमें कौन सा सारा चाहिए था। ये तो हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम ऐसा कुछ जुगाड़ लगाएं, है ना। तो ये आपका बना ऑर्थो और पैरा। अब उसमें भी पैरा मेजर है, तो अब NCERT में ऑर्थो तो लिखा ही नहीं इसने, पैरा लिखा है, उसने लिख दिया मेजर है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, मुझे एनिलाइड थोड़ा चाहिए था, मुझे तो एनिलीन चाहिए था। आपको क्या चाहिए था, एनिलीन। तो मैं इसको हटाऊं कैसे, पानी मिला दूं, है ना। अगर मैं एक सॉल्यूशन ले लूं तो ये एसिटिक एसिड बाहर। अब मेरा आंसर क्या है वापस, पैरा ब्रोमो एनिलीन। बोलो क्या बात सही है, टेंशन खत्म। अब और तो पूछे तब भी आपको ये रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि फर्स्ट होएगा तो मिलेगा NCERT में तो पैरा ही है ना, तो पैरा ही बनेगा, ऐसा नहीं। उसने लिखा है मेजर, तो ऑब्वियस माइनर भी बनेगा, तो माइनर का भी आंसर यही है। क्लियर है। तो आपने क्या किया, इसकी रिएक्टिविटी को कम किया, है ना। आपने क्या किया, एनिलीन की क्रियाशीलता को कम किया। कैसे कम किया,
एसिटिनिलाइड बनाया। ठीक है, अब देखो सारे टू दी पॉइंट अगर हम अपनी बात लिखें, हम परेशान क्यों थे? तो हमने कहा रूम टेम्परेचर पे एनिलीन बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव। रूम टेम्परेचर एनिलीन हाईली रिएक्टिव, बात सही है ना? तो हाईली रिएक्टिव मतलब तो तुम कहोगे ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आ रहे थे, 246 आ रहे थे, जो हमें नहीं चाहिए। हाईली रिएक्टिव का मतलब है ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट को हिंदी में आपको क्या लिखना है, त्रिप्रतिस्थापी उत्पाद। 3 जगह से हाइड्रोजन रिप्लेस करा ना, तो त्रिप्रतिस्थापी उत्पाद। अब हमें नहीं चाहिए था, तो हमें कहा कि नहीं भाई, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, टू डिक्रीज रिएक्टिविटी। हम एनिलीन की क्रियाशीलता को क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। कैसे कम किया हमने, NH का लोन पेयर बंटवारा हमने साइड में कहीं और करवा दिया, यानी हमने एसिटाइलेशन कराया। आपने कैसे कम किया, आपने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया ना, एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना क्या होता है, एसिटाइलेशन। तो जैसे ही मैंने एसिटाइलेशन कराया, रिएक्टिविटी कम हो गई थी, है ना, यानी मैंने NH ग्रुप का प्रोटेक्शन कर दिया। इसको आप क्या बोलते हैं, NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन, NH2 समूह का रक्षण, आपने उसको बिजी कर दिया। आगे बात समझ में? इससे आपको मिला क्या, तो इससे आपको मिला एक प्रोडक्ट ऑर्थो और एक प्रोडक्ट पैरा। आगे बात समझ में? आपने रिएक्टिविटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्लियर? ये चीज इसने लिखी है आपको यहाँ पे। अब आप एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह आपको दिया है कि अगर आप एसिटाइलेशन के लिए आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछेगा कि आप है ना एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम कैसे करोगे, तो आप ये सब लिख दोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, पहला आपको दिया ब्रोमिनेशन, हो गया। ऑर्थो और पैरा कैसे चाहिए, वो भी हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा, एनिलीन ग्रुप का प्रोटेक्शन है ना, इस एग्जाम्पल से मत समझाओ, करना वही है एसिटाइलेशन, लेकिन हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाएंगे। भाई ये हमने एसिटाइलेशन किया है और हमें यहाँ प्रोडक्ट क्या मिला है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट हमें मिल गया, सिंगल सिंगल। ठीक है, चलो सफोकेशन हो थोड़ा खोल देना, वापस बंद भी कर देना, है ना। अब देखो, ये हो गया ब्रोमिनेशन, हो गया, ये हो गया। अब आपसे कहा जाए कि है ना आप ऐसा करो, नाइट्रेशन करो। तो एनिलीन की हर रिएक्शन में आपको समस्या आने वाली, नाइट्रेशन करो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। आई बात समझ में? नाइट्रिक एसिड प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। तो बेंजीन रिंग को देखते ही वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें कोल्टार प्रोडक्ट्स में क्या करने का, ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे तो समस्या ये, फिर हमको जुगाड़ लगाएंगे, लेकिन नाइट्रेशन करना है, नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है। आप बेंजीन का भी तो करते हो ना, नाइट्रो बेंजीन कैसे बनाते हो, तो हम पर्टिकुलर कंडीशंस लगा के नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो एनिलीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कर लो, तो फिर आपका आंसर क्या आ गया, 246। 246 अगर मान लो नहीं भी आया, है ना, पहली बात तो 246 आ गया, तो हम कहेंगे नहीं हमारे पास तो जुगाड़ है। ठीक है, फिर भी ये क्या कह रहा है, दूसरी समस्या, चलो पहली समस्या तो ये ऑक्सीडेशन कर देगा, फिर आप करते भी हो ऑक्सीडेशन, तो फिर सोचो एनिलीन आपका बेस है और नाइट्रिक एसिड सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप क्यों देगा, प्रोटॉन क्यों नहीं देगा, है ना, ये क्या देगा, प्रोटॉन दे देगा। HNO3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी तो है, ऑक्सीडेंट है, चलो जुगाड़ बिठा दिया। तो दूसरा इसका कैरेक्टर ऑक्सीडेशन के अलावा क्या है, एसिड भी तो है, तो ये तो एनिलीनियम आयन हो गया। तो इससे क्या फर्क पड़ा, ठीक है चलो, तो हम कहेंगे ये जो एनिलीनियम आयन है तो डीएक्टिवेटिंग है ना, पढ़ा था हमने, एनिलीनियम आयन क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग। तो डीएक्टिवेटिंग है तो हम कहेंगे जब तुम नाइट्रेशन करने जाओगे तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिव होता है। बाकी एक्टिवेटिंग क्या था, ऑर्थो पैरा, तो डीएक्टिवेटिंग क्या होता है, मेटा डायरेक्टिव, है ना, मेटा निर्देशी समूह होता है। तो हम कहेंगे अगर हम कुछ भी जुगाड़ लगा के और एनिलीन का नाइट्रेशन करने बैठे कि ठीक है भाई एनिलीन ले लो और आप इसकी रिएक्शन HNO3 से करो, तो हमें ऑर्थो पैरा तो आइडिया था ही सी, है ना, लेकिन अब नॉर्मल प्रोडक्ट, है ना, हमें एनिलीन मिला, हमें एक तो मिलता है सबसे ज़्यादा पैरा नाइट्रो एनिलीन, कितना परसेंट,
51%। फिर हमें मिलता है मेटा नाइट्रो एनिलीन, है ना, 47%। ठीक है, और अब 2% बचा शायद, 47 और ये कितना हो गया, 98 हो गया ना, 98 हुआ। तो आपको जो चाहिए कम ही मिलता, पर मिलता तो सही, ये कितना मिलता, 2%। तो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कौन सा है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो अब ये कह रहा है कि भाई एनिलीन के डायरेक्ट नाइट्रेशन से आपके नाइट्रो प्रोडक्ट्स बनते, पर साथ साथ में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनते, तो ये खिचड़ी बन जाती है। इतने सारे प्रोडक्ट्स से फिर अलग कैसे करोगे, और जो चाहिए उसका तो अमाउंट ही बहुत कम है, तो फिर क्या ही मतलब। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि चलो फिर भी हम जुगाड़ लगा के इसकी रिएक्शंस कराते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एडिशन, क्या बोलते हैं, एसिडिक मीडियम में एनिलीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन बनाता है। एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिव है, बिल्कुल है। तो फिर इसका कहना है कि तो आपका मेटा भी अच्छी खासी अमाउंट में बन जाता है। तो अच्छी खासी अमाउंट कितनी है, 47%। तो आपसे पूछेगा एनिलीन के नाइट्रेशन में आने वाली समस्याएं कौन सी है, तो हम कहेंगे एक तो ये ऑक्सीडेंट, तो ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स देगा, नाइट्रो प्रोडक्ट्स भी बनाएगा बट ये भी देगा। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये एसिड भी है, इसलिए ये डीएक्टिवेट भी कर देता है, तो आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिल जाता है। ठीक है, फिर कराई कैसे, तो हम कहेंगे ये कंडीशंस ये थी, नाइट्रिक एसिड H2SO4 और 288 कैलोरी। मतलब आपकी रिएक्शन तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, क्योंकि वो रिएक्टिव बहुत था। अब ऐसा क्या करे कि भाई इन सब समस्याओं से छुटकारा मिले। तो देखो दूसरी प्रॉब्लम भी आपकी यही थी, ये लोन पेयर आपके बहुत दिक्कत कर रहा है। ये लोन पेयर तो कभी इधर बढ़ जाता है, ये आया तो इसको दे दिया, इसी को बिजी कर दो ना, है ना। इसको कैसे बिजी करें, तो जब हमने एसिटाइलेशन किया था तो हमने इसको ही तो बिजी किया था, लेकिन इस बार हम अपने NH2 ग्रुप को बचा रहे, है ना, क्योंकि ये उधर जाए तो लोन पेयर डोनेट कर देता है, तो हमारा प्रोडक्ट मेटा आ जाता है, जो हमें नहीं चाहिए, है ना। तो हम कह रहे हैं कि अब क्या करें, तो अब वही जुगाड़ लगाओ। मतलब आपके पास पहले क्या था, एनिलीन, आपने किससे रिएक्शन करानी है, एसिटाइल क्लोराइड। अब आपको पता है HCl बार आएगा, तो मैं एरो पे क्या लिखूं, हाँ ले क्या, पेरिडीन, ये गया। तो अब मेरा प्रोडक्ट बना, उसका नाम क्या है, हाँ बोलो, एसिटेनिलाइड। नाम याद रखना, सीधे इसमें क्वेश्चन है। तो आपका प्रोडक्ट है एसिटेनिलाइड। देखो एनिलाइड, क्योंकि एनिलीन का प्रोटॉन निकाला आपने, एसिटेनिलाइड, एसिटाइल ग्रुप जोड़ा है ना, तो एनिलीन और एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दो, तो एसिटेनिलाइड। अब मुझे पता है कि अब नाइट्रिक एसिड मिलाऊंगी ना, तो ये कहेगा कि भाई अब तीसरे को कहाँ दो, ये मांग रहा है, इसको भी देना है, और तीसरे को कैसे प्रोटॉन दूं, वो तो पॉसिबल नहीं। तो अब जब मैं इसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराऊं, तो मुझे नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ मिलेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। अब मेटा का थोड़ा एक्सपेक्टेशन जो है वो कम हो गया। फिलहाल मैं पैरा ही लिख रही हूँ, ऑर्थो पूछो तो ऑर्थो भी लिखना ही है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो हम कहेंगे ठीक है, आपकी टेंशन ही खत्म हो गई। अब क्या करूँ, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं। अब सोचो अब क्या हुआ, एसिटिक एसिड बाहर गया, तो आपका आंसर क्या होगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। बोलो कोई तकलीफ है क्या, अब मेरा आंसर है पैरा नाइट्रो एनिलीन। बोलो क्लियर, ठीक है। अब ये इसको नया नाम दे रहा है, एसिटाइलेशन से NH2 ग्रुप, है ना, प्रिजर्व हो जाता है, परिरक्षित हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, और आपने नाइट्रेशन को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। तो ये तो हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन इस बार हमने एक और समस्या से छुटकारा पा लिया। पहले आपकी प्रॉब्लम क्या थी, 246 बन जाता है, तो 246 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए या 4 चाहिए, तो मैंने कहा एसिटाइलेशन कर दो। अब आपकी समस्या क्या थी कि 246 भी बन रहा था, ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, और अनएक्सपेक्टेड मेटा भी बन रहा था। तो हम कहेंगे तीनों से छुटकारा मिल जाएगा, और आपका मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। आएगा समझ में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमने NH2 ग्रुप का क्या किया है, प्रोटेक्शन किया है। ये CBC में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 समूह के परिरक्षण से आप क्या समझते हैं, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अभी कह रहा ठीक है, फिर तो आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर लेते, उसमें क्या समस्या थी, तो समस्या तो वही है, वापस देखो, एनिलीन कहेगा भाई मैं सबसे पहले बेस हूं, है ना, और आप बार बार एसिड ले आते हो, लाते हो कि नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा काम है, तेज एसिड पड़ता है, तो आप अगर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे तो ये फिर क्या करेगा, पहले तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा,
है ना, ऑर्थो पैरा तो हम समस्या सुलझा रहे थे, तो आपका आंसर क्या हो गया, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसको गर्म करूं तो क्या वाटर पॉसिबल है बाहर आ जाए? देखो एक H तुम्हारा एक्स्ट्रा है और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखूं मैं, OH लिख दूं, तो ये SO3H, तो ये वाटर तो गया, है ना, SO3 है मेरे पास, लेकिन ऑर्थो पैरा पे लगाऊंगी तो H तो आ ही जाएगा कहीं से। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि हाँ ये आपका SO3H ग्रुप जो है ये फ्री हो गया, ये NH2 और यहाँ मेरे को क्या मिला, SO3H। तो ये मेरे पास है पैरा अमीनो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ग्रुप ये है ना SO3H। पहला क्या होता है यूबीसी का, COH, दूसरा क्या होता है SO3H। SO3H का नाम क्या है, सल्फोनिक एसिड, तो हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये तो हुई आपकी एक बात। ठीक है, अब देखो इसके दो क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये आपके लिए था इंपॉर्टेंट क्यों, यहाँ प्रोटेक्शन वगैरह करके ऑर्थो पैरा ले आते, है ना, यहाँ आप तो हम कहेंगे एक बार तो ही बन जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये जो है क्या बोलते हैं सल्फा ड्रग्स, अभी आपके एवरीडे लाइफ कोर्स में नहीं है, आपके वैसे सल्फा ड्रग्स जैसे नींद की दवाइयाँ वगैरह होती है ना, वैसे तो हमें जितनी भी सल्फा ड्रग्स बनानी होती है ना, तो रॉ मटेरियल ये चाहिए होता है। अब नींद की दवाइयाँ पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जब भी सर्जरी वगैरह होगी तो बेचारा पेन में सोएगा कैसे, है ना। तो आपसे पूछे कि सल्फेनिलिक एसिड क्या है ना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई सल्फेनिलिक एसिड आपके कोर्स में है क्या, तो भाई वही चीज़ है, क्या है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आगे बस। दूसरी बात ध्यान से सोचो, NH2 ग्रुप की प्रवृत्ति क्या है, नेचर क्या है, किस नेचर का है, SO3H क्या है, एसिड, और ये क्या है, अभी तो पढ़ा था लोन पे एक्सेप्ट करेगा, तो ये तो है ना हमने इसमें पढ़ा था अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या होता है, एक COH और दूसरा NH2, तो आपने कहा था ना COH तो एसिड है, NH2 तो बेस है, तो ये तो अपने आप ही प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेते एक दूसरे को। तो SO3H क्या करेगा, अभी प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेगा कि मैं छोड़ दूंगा प्रोटॉन, है ना, तो प्रोटॉन को बाहर जाने की जरूरत क्या है, यही खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये तो एक ही अंदर एसिड बेस रिएक्शन हो गई, है ना। तो एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, तो ये तो घर का घर में ही सॉल्ट बन गया, तो इसको क्या बोलो, इंटरनल सॉल्ट, क्या आपने बाहर से तो कुछ मिलाया नहीं। और एक और नया नाम, हाँ ज्वीटर आयन, तो कोई आपको पकड़ लेगी नहीं, आप तो अमीनो एसिड के अलावा कुछ ऐसा बताओ जहाँ ज्वीटर आयन बने, तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। या XY वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड A की रिएक्शन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पे B बनता है, B को गर्म करने पे C बनता है, C का प्रयोग सल्फा ड्रग्स में करते हैं, या फिर C ज्वीटर आयन बनाता है। अब ज्वीटर आयन आती है क्या, बच्चा सोचेगा अरे तो बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, आंसर अमीनो एसिड है, वही गलत, आप सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ भी हिंट नहीं दिया, एक एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, है ना। फिर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक ग्रुप होगा, लेकिन उसे बोला था सल्फा ड्रग्स, तो फिर मैंने आपको बताया ना सल्फा ड्रग्स, तब भी दिमाग में आएगा हाँ भाई सल्फर होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड तो लिए ही, लेकिन सल्फा ड्रग्स इसी को बोलते हैं, है ना। ये होता है सल्फापिरिडीन होता है, सल्फाडाइजीन होता है, और ये भी होता है, तो मतलब ये तो चाहिए ना, हमने लिखा प्रयोग होता है, हमने थोड़ा कहा यही ऐसे। ठीक है, ये क्लियर। तो ये आपका था सल्फोनेशन, क्लियर। पहला आप एनिलीन, फिर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया हमने, फिर सल्फेनिलिक एसिड ये भी बनाया, और फिर इससे बनाया ज्वीटर आयन, क्लियर है। फिर आपसे पूछा गया कि भाई एनिलीन की फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दो, तो बोलो कराएं कि नहीं कराएं, करा दे, हो जाएगी। फ्रिडल क्राफ्ट के लिए, फ्रिडल क्राफ्ट के लिए कैटलिस्ट बोलो, एनहाइड्रस AlCl3। फ्रिडल क्राफ्ट में क्या चाहिए, लुईस एसिड, है ना। आप कहोगे अच्छा भाई फ्रिडल क्राफ्ट करानी है FCR, है ना, तो FCR में मुझे क्या चाहिए, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड कौन सा ले सकते हो, निर्जल AlCl3 और FeCl3 और SnCl2 BF3, है ना, ZnCl2, कुछ भी ले लो, तो हमें फेमस तो हमारा यही है, हम इसको लेते हैं। अब आप कह रहे हो लुईस एसिड, और दूसरी तरफ आप भूल रहे हो कि एनिलीन आपका लुईस बेस है। एनिलीन क्या है, ये लोन पे डोनेट कर सकता है ना, तो डोनेट करने वाला क्या होता है ना, तो ये पहले इसको पकड़ लेगा,
पहले आप कैटलिस्ट मिलाओगे फिर रिएजेंट मिलाओगे, तो ये पहले कैटलिस्ट को पकड़ के इधर आ जा, और तेरे को लोन पे क्या जरूरत है, मैं ही दे देता हूँ। तू ही लोन पे डोनेट कर देगा तो फिर अगला कैसे अटैक करेगा, है ना। ये तो किसी और से लोन पे मांगता है, फिर वो रिएक्टिव हो जाता है, फिर वो बेंजीन पे हमला करता है ना। तो ये तो आने ही नहीं देता, ये इसको ही लोन पे डोनेट कर देगा। और अब आप देखो ये एनिलीनियम हो गया, क्या दान करने के बाद नाइट्रोजन प्लस है ना, तो मैं क्या बोलूँगी इसको एनिलीनियम। और एनिलीनियम एक्टिवेटिंग होता है क्या, क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कभी फिडल क्राफ्ट होती ही नहीं। आई बात समझ में। तो आप कहोगे ये पहला ज्ञान जो आपको होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रिडल क्राफ्ट किसकी प्रेजेंस में होती है, लुईस एसिड। एक लुईस एसिड हमने लिख दिया AlCl3। लुईस एसिड मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन युग्म में चाहिए, मेरे को डोनेट करो, तो ये कहेगा किसी और से क्यों मांग रहा है, मैं ही तेरे को डोनेट कर देता हूँ। तो ये अगर इसको डोनेट करेगा तो अटैक कैसे होगा इसके ऊपर, क्योंकि वो तो खुद ही एक्टिव नहीं हुआ ना, तो अटैक होगा ही नहीं। और वैसे भी ये अपने आप को एक्टिव नहीं कर पा रहा, ये उल्टा क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग। तो तुमको बताना है, इसलिए एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। तो सीधा सवाल बनेगा एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देता है, तो यार देता है, मैं तो करा देता हूँ फ्रिडल क्राफ्ट, कराना ही क्या था, एल्काइलेशन, तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो तुम सोचो इतना एक्टिव होते हुए भी फ्रिडल क्राफ्ट हर कोई शो करता है, सबकी पढ़ी थी तुमने एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, लेकिन यहाँ आपको देखना है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं। तो एनिलीन की बहुत सारी समस्या है, एक तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, इसका हर बार प्रोडक्ट क्या रहा था 2, 4, 6। फिर जब मैंने नाइट्रेशन कराया तो पहला प्रॉब्लम था कि नाइट्रिक एसिड खुद ही क्या था, ऑक्सीडेटिव, तो एक तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता था। फिर हम कंट्रोल भी कर ले तब भी इसके पास प्रॉब्लम क्या थी, मेटा। इसका आंसर क्या था, ऑर्थो पैरा हर कोई बनाता है, मैं क्या बनाऊंगा, मेटा। वो आपका अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। फिर जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की तो इसने एक अच्छा कंपाउंड दिया, क्या दिया, पहले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, गर्म किया तो सल्फेनिलिक एसिड। तो सल्फेनिलिक एसिड का काम आता है सल्फा ड्रग्स, नींद की दवाई का काम आता है, नींद की दवाई लो सुलाने काम आता है ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं क्या। फिर ये कह रहा है एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एनिलीनियम आयन बना लेता है। फिर ये कह रहा है एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता है और एसिटाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट दो तरह की होती है, एक बार एल्किल ग्रुप का जुड़ना, एक बार एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना। तो एसिटाइलेशन दे देगा, नहीं देगा, क्योंकि उसमें भी आपको क्या चाहिए, उसके साथ तो समस्या ही है ना। फ्रिडल क्राफ्ट का मतलब लुईस एसिड चाहिए, और लुईस एसिड काम उसका काम है रिएजेंट को एक्टिव करना, लेकिन ये इसको बिजी कर देता है, तो ये अपना काम नहीं कर पाता, इसलिए फ्रिडल क्राफ्ट नहीं होगी। कुछ भी हो फ्रिडल क्राफ्ट नहीं होगी, अब एल्काइलेशन हो चाहे एसिटाइलेशन। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ आपका ये टॉपिक खत्म। अब लास्ट टॉपिक आपके पास है डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डाईएजोनियम सॉल्ट है ना। अब देखो डाईएजो, ठीक है, और डाईएजोनियम लिखो तब भी ठीक है, क्योंकि अगर कोई मानता भी N2+ तो एजोनियम पढ़ लो, है ना। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसको एजोनियम पढ़ो, और कोई ऐसे मानता है नहीं N=N है तो इसको क्या पढ़ लो, एजो पढ़ लो, एक ही बात है। तो अगर मैं कहूँ बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाईएजोनियम आयन कह दूँ, क्लोराइड वगैरह जो भी आप सोचते हो, तो भाई एक पॉसिबिलिटी तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, नाइट्रोजन की वैलेंसी मुझे 4 दिख रही है ना, और ये क्या हो गया Cl-। और दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है N और Cl। तो बात तो दोनों ही सही है, दिक्कत क्या है, ये भी पॉसिबल था वो भी पॉसिबल, रेजोनेंस है ना। कॉन्जुगेशन में चला गया तो इधर नहीं गया तो ये, ठीक है। कॉन्जुगेशन भी क्या है, इसका N और N के साथ ही तो बॉन्ड है, ठीक है, 3 वैलेंसी दोनों बार है ना। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें कि अगर ये वाला ग्रुप है तब तो आपने क्या लिखा इसको एजोनियम आयन, और वो ग्रुप लिखा तो एजो ग्रुप। आई बात समझ में। तो फर्क क्या है, तो दोनों सेम चीजें है ना, इंटर कन्वर्ट हो रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Ar N2+ X एरोमेटिक या बेंजीन डाईएजोनियम आयन। अब अगर आप यहाँ Cl लिखते हो तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, Br लिखते हो तो ब्रोमाइड, HSO4- लिखते हो तो बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हो, उसके हिसाब से इसका नाम बन जाएगा।
है ना, BF4 माइनस लिखते हो, मतलब आपको ऐसे दे देगा कि भाई देखो ये है हमारे पास बेंजीन N2 प्लस BF4 माइनस। अब तुम क्या नाम लिखना पसंद करोगे इसका? बेंजीन है, डाइएजोनियम है, BF4 माइनस को क्या लिखेंगे? 4 फ्लोरीन है, टेट्रा फ्लोरो बोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्रा फ्लोरो बोरेट। नाम में नहीं फंसना है ना ये, ठीक है। तो इसने ऐसा नाम तो दिया नहीं है, बट नाम पूछे तो यही लिखना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये रुकता तो है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तुम्हारे लिए? देखो, दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताती हूँ। एक तो है ये RMGX, क्या नाम होता है इसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहते हो? वो तो तुम इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हो, है ना, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक, क्योंकि इसमें आपका कार्बन जो है वो मेटल से बंधा हुआ होता है। कार्ब धात्विक, ऑर्गेनो ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल से बंधा हुआ, इसलिए ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों बोलते हो? ग्रिग्नार्ड है ना, हिंदी में ग्रीन या रविकर्मक लिखते हैं, साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसने सबसे पहले कंपाउंड बनाया। तो चलो तो इसकी हिस्ट्री है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये हाईली क्या होता है? रिएक्टर। आप इसको पानी में नहीं रख सकते, ये पानी से रिएक्शन कर लेगा। आप इसको हवा में नहीं रख सकते, हवा से रिएक्शन कर लेगा। फिर आप इसको ऑक्सीजन दे दो, उससे रिएक्शन कर लेगा, है ना। आप एल्डिहाइड मिलाओ, उससे रिएक्शन कर लेगा। आप एसिड में रखो, उससे रिएक्शन कर लेगा। कोई भी ऐसा कंपाउंड रखो जो हाइड्रोजन देता है, एक्टिव हाइड्रोजन H+ देता है, या उसका H निकल जाए, लाइक अमोनिया में होता है, 1 डिग्री अमाइन में होता है, 2 डिग्री अमाइन, सबका हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एल्केन बना लेता है। तो फिर रखेगा, कहाँ रखते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में हर बार तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बोलो? ड्राई ईथर। तुम्हें याद होगा जब भी तुमने बनाया है तो तुमने ऐसा ही तो बनाया, RX + Mg। एरो पे क्या लिखा है हर बार? ड्राई ईथर। क्यों लिखते हो ड्राई ईथर? रिएक्शन करने के लिए मुझे नहीं चाहिए ईथर, वो तो हो जाएगा, पर भाई बनेगा तो बनते ही हवा से रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर बनते ही उसको शांत भी तो करना पड़ेगा, इसलिए हम लिखते हैं ड्राई ईथर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर में रखना जरूरी है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अब उसमें भी खास बात है भाई, Mg है, ईथर का ऑक्सीजन को लोन पेयर डोनेट कर देता है, तो फिर थोड़ा ये शांत हो जाता है, मैग्नीशियम, है ना। तो आपका Mg+ होगा नहीं तो R- होगा नहीं, और R- होगा तो रिएक्शन कैसे कराओ? ऐसे। तो इसको बोलते हैं ईथरेट कंपाउंड बन गया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हम कहेंगे देखो, हमें R वाला कुछ भी बनाना हो, एलिफेटिक, भाई मुझे एल्केन बनाना है या हेलो एल्केन बनाना है, एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्काइन भी बना सकते हैं, अलग अलग रिएक्शन से। एल्कोहल बनाना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जहाँ मुझे R चाहिए वहाँ तो मेरा इससे काम चल जाएगा, पर जहाँ मुझे R नहीं चाहिए, मुझे बेंजीन ही चाहिए, तो फिर मैं कैसे काम चलाऊँ? आई बात समझ में? यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डाई की, और डाइज में एक बढ़िया ग्रुप है, कौन सा? एजो, है ना। मोस्टली डाइज में कौन सा ग्रुप होता है? एजो। और डाई मतलब बहुत बड़ी करोड़ों की इंडस्ट्री है, तो करोड़ों की इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या आ रहा है? एजो ग्रुप। और तुम्हारे पास एक ही कंपाउंड है, कौन सा? एजो ग्रुप के लिए तुमने आज तक क्या पढ़ा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। भाई कहाँ से लाओगे? तो तुम्हारे पास चॉइस ही क्या है? तुम्हारे पास एक ही कंपाउंड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो उसके कितने भी नखरे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि वही चीज़ है मेरे पास, और कुछ है ही नहीं। तो उसका नखरा क्या है? क्या प्रॉब्लम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को? इसको क्या समस्या? आप इसको ले ना काम में, आराम से रखो लैब में, तो रखते ही नहीं इसको लैब में, हाथों हाथ बनाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? बता रखा है कितने में रहता है? हर बार कोई थोड़ा ना इसको फ्रीजर में रखेंगे, किस में एग्जिस्ट करेगा? ओनली 0 से 5। तो ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री में आपके लेवल का जो सिलेबस है ना, उसमें एक ही कंपाउंड है जहां आपको एरो पे लिखा हुआ मिलेगा 273 केल्विन से 278 केल्विन। अब इतनी हिस्ट्री सुनाइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पहुंचे, तो ये कभी मत भूलना, जब भी एरो पे लिखा हो नहीं 0 से 5, तो 0 से 5 तुम्हारे कोर्स में और बहुत सारे रिएक्शंस है, बट आपके सिलेबस में एक ही है, तो आपको आंसर देना है। अच्छा, इसको देखते ही पकड़ना है ना, इसको देखते ही पकड़ना है कि इसका आंसर क्या है? BDS। अब सेम इस चीज से आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार आपका क्वेश्चन था CBSE 2010 में, सेम RBSE 2010 में, JEE मेंस 2000, एक ही साल बता रही हूँ, JEE मेंस 2010 के अंदर, है ना। और एक मेडिकल का एग्जाम था जो प्राइवेट वाला होता है, उसमें 2010 के अंदर, चारों में। तो हमने कहा इंजीनियरिंग मेडिकल हर
सबके लिए एक ही सवाल था, और उसको जिसको ये पता था कि 0 से 5 में बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है, क्योंकि बाकी तो XY पहचान लोगे, इसको पकड़ना जरूरी है। इसकी रिएक्शन सिंपल है, तो ये आपको टेम्परेचर पकड़ना है। क्लियर? अब समझ में आ गया इसकी प्रॉब्लम क्या है कि भाई इतना टेम्परेचर दोगे तो ही बनूंगा, तो ही रुकूंगा, है ना। तो अब आपसे कहा जाए कि बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट बनाने का मेथड, तो रिएक्शन भी एक ही है। उस रिएक्शन का नाम क्या है? डाइएज़ोटाइजेशन, डाइएज़ोटाइजेशन, डाइएज़ोटीकरण। ठीक है, अब डाइएज़ोटाइजेशन याद कर लो, रट लो, फिक्स है, सवाल कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बोलो सबसे पहले क्या लेना है? एनिलीन, एनिलीन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस HCl। अब तुम्हें पता है नाइट्रस तो होता नहीं लैब में, तो फिर हम क्या करते हैं, लैब में NaNO2 पड़ा होता है हमारा, और HCl तो हर लैब में होता ही। इनको मिक्स कर दो तो क्या बनेगा? NaCl और HNO2। अब NaCl के नमक ही तो है, तो नमक क्या परेशान करता है? आप नॉर्मल पानी डालो, डिस्टिल वाटर डालो, नमक तो मिल ही जाता है, डिस्टिल में नहीं मिलता, नॉर्मल वाटर में मिलता है। तो NaCl आपको परेशान नहीं करता, आपको खाली ये चीज़ पकड़नी है, क्योंकि 0 से 5 में क्या बच्चा एक बार दिमाग में क्लिक करता है, पर ये केल्विन वाला थोड़ा उलझ जाता है कि ये क्या है। तो आपको ध्यान रखना है 0 से 5 मतलब यही तो हुआ, और आपका आंसर रेडी है। आपका आंसर क्या है? बेंजीन पे N2Cl, क्या नाम इसका? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। कोई समस्या है क्या? नहीं। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शंस बहुत सिंपल हैं, आप 5 मिनट में सारी रिएक्शन कर लोगे। 2 रिएक्शन टफ है, उसको मैं अलग से कराऊंगी, बाकी आपकी सारी हो जाएंगी। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसमें ना KI मिला के गर्म, हल्का सा इसको शेक कर दो, गर्म भी मत करो, सोचो आयोडोबेंजीन बनेगा। HCl मिला दूँ तो क्लोरोबेंजीन, और HBr मिला दूँ तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो देखो रिएक्शन तो सिंपल है भाई, मोस्टली 0 से 5 में एग्जिस्ट करता है ना। अगर आप इसको हल्का सा शेक भी कर दोगे तो नाइट्रोजन उड़ जाएगा। तो पता है हवा में 78% तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो अकेला रहने में राजी, नाइट्रोजन रहता ही नहीं किसी के साथ, है ना। तो हम कहेंगे इसको हल्का सा, आपको हीट करना तो जरूरी नहीं है, 0 से 5 तो नॉर्मल टेम्परेचर भी नहीं है, बहुत ठंडा है, तो बस उससे ऊपर आते ही नाइट्रोजन छोड़ देगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या है? यहाँ पे आयोडोबेंजीन है ना। पहले वाले में आपका आंसर क्या है? आयोडोबेंजीन। क्लियर? तो इसको बनाना भी तो भारी काम था, आयोडोबेंजीन कैसे बनाए। बेंजीन डायरेक्ट I2 से रिएक्ट करेगा नहीं, तो ये आपके लिए इजी रहा। ठीक है, फिर मैं कहूँगी ये वाली रिएक्शन, तो ये भी सिंपल है, ठीक है, और ये भी सिंपल है। अब इसमें अपनी 2 रिएक्शन फंसती है। अगर मैं यहाँ देखो HCl है, तो इसका मैचिंग सॉल्ट क्या हुआ? और HBr है, ठीक है। तो आंसर तो चलो तुम्हारा फिक्स है कि यहाँ क्लोरोबेंजीन है और यहाँ ब्रोमोबेंजीन है। लेकिन अगर मैंने यहाँ कॉपर सॉल्ट का प्रयोग किया है, मतलब कौन सी रिएक्शन है? सेंडमेयर। अगर कॉपर सॉल्ट लिया है तो कौन सी रिएक्शन है? सेंडमेयर। आ गई बात समझ में? और अगर मैं कॉपर पाउडर ले लूं, गटरमैन। ठीक है, अब ये उल्टा मत कर देना, है ना। अगर कॉपर पाउडर ले लो, ठीक है, अगर कॉपर पाउडर ले लो तो इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? गटरमैन। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है, गटर में तो पाउडर डाला और सैंडवेयर में क्या डाला? सॉल्ट। सैंडवेयर एस से शुरू होता है, सॉल्ट। तो अगर कॉपर लवण लें तो सैंडवेयर, और गटरमैन है तो गटर में क्या DD पाउडर डालते हैं ना वो, तो फिर गटरमैन में पाउडर है, सैंडवेयर में सॉल्ट है। क्योंकि याद तो होता है पर नाम का ही तो गड़बड़ है सारा, नाम उल्टा करते ही गलत कर दोगे। क्लियर है ना। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अच्छा तुम इसमें खाली पानी मिला लेते, तो पानी मिला के हल्का सा गर्म ही कर दो। क्या होता है जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड में जल मिला के गर्म करते? इतनी बड़ी बात बोल ली। देखो एल्कोहल तो मैं कैसे सोचूं, आर तो है ही नहीं। फिनॉल, फर्क है रात दिन का। अल्कोहल फिनॉल, क्या बना? फिनॉल। तो मेरी सिंपल ही है, इसमें भी क्या था? क्लियर। अब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, एक मैंने शुरू में ही तुम्हें सॉल्ट बनाया था, तो वो आप यहाँ बनाओगे क्योंकि बनता होगा, तभी तो नाम पूछा। ये HCl गया, तो एक मैंने सॉल्ट बताया था, इसका नाम भी पूछा था मैंने तुमसे, क्या नाम है इसका?
बेंजीन डाइएजोनियम टेट्रा फ्लोरो बोरेट, अभी बोला तो बना दो, होता ही होगा, तभी तो मैंने नाम पूछा था। तो बेंजीन डाइएजोनियम टेट्रा फ्लोरो बोरेट, बोरेट, ठीक है। अब इसको गर्म किया, क्या ही बाहर जाएगा, N2 तो वैसे ही जाएगा। स्टेबल कंपाउंड क्या है, BF3 एग्जिस्ट करता है, उसको भी निकालो तो फ्लोरोबेंजीन है ना। अब तुम देखो, तुमने हेलो एल्केन पढ़ा था, तो फ्लोरो एल्केन की एक ही रिएक्शन थी RF बनाने की, कौन सी थी, हेलोजन एक्सचेंज, स्वॉट की फिंकेलस्टाइन, स्वॉट रिएक्शन थी, फ्लोरिनेटिंग एजेंट सिर्फ एक, क्योंकि फ्लोरीन कंपाउंड मिलते नहीं है ना। तो आपने इसमें तो बड़ी आसानी से बना लिया फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे फ्लोरीन कभी नहीं बनता, सिर्फ आपके पास एक मेथड है आपके सिलेबस में, क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब बुक में क्या दिया है, तो बुक में आपका दिया है पहले वही गटरमैन सैंडवेयर, ये तो हो ही गई। सैंडवेयर में आपका कॉपर सॉल्ट है, गटरमैन में कॉपर पाउडर है, ठीक है। KI वाली कराई दी। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने गटरमैन भी पढ़ ली, सैंडवेयर भी पढ़ ली, तो दोनों में ना आंसर तो वही है ना। तो फिर अब आप बताओ, आपने NCERT पढ़ी है, सैंडवेयर में प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा कि गटरमैन में ज़्यादा बनेगा? दोनों बन जाए, हमें क्या है नाम कौन सा बढ़िया लगता है, तो वही ज़्यादा बनेगा ठीक है। अब देखो याद करना है, अब ये NCERT में लिखा है, मतलब बहुत भाई उड़ा देते हैं चीज़ें, है ना। सैंडवेयर, तो आपको ध्यान रखना है सैंडवेयर में प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, है ना। ये देखो NCERT में छुपे छुपे क्वेश्चन है, जब आपकी नीड देगी सवाल आता है ना, तो यहाँ अपन फंस जाते हैं। और गटरमैन सैंडवेयर सब पढ़ लिया, यही पढ़ लिया, गटरमैन पाउडर वाली होती है, सैंडवेयर सॉल्ट वाली होती है, सब याद है, पर तो कुछ ही नहीं पूछा ज़्यादा किस में बनेगा, तो बोले दोनों बने, दोनों बढ़िया ही है, तो आपको याद रखना है। NCERT में आपको लास्ट लाइन दी है, गटरमैन की तुलना में सैंडवेयर में प्रोडक्ट की क्या बोलते हैं, यील्ड, लब्धि ज़्यादा होती है, क्लियर, सही है। फिर KI वाली हमने पढ़ ली, फ्लोरिनेशन वाली पढ़ ली। अच्छा है ना, इसमें नाम नहीं दिया है फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन वाली रिएक्शन अगर आप कंपटीशन देते हो तो आपको याद रखना है, इसका नाम शीमैन रिएक्शन है ना, और पूरा नाम इसका बाल-शीमैन रिएक्शन, ठीक है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। पानी वाली पढ़ी ली आपने। अच्छा, अब मान लो यहाँ तक बन गया और अब मैं गर्म नहीं करती और मैं इसकी रिएक्शन NaNO2 से करा लेती तो भी नाइट्रोजन तो जाता। अब आपका फ्लोरीन किसके साथ जाता, Na के साथ, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, रुक जाते हैं, अपन रखते हैं ना बॉटल में, सारे आयनिक कंपाउंड ही तो है आपकी लैब में, सॉल्ट जितने भी है, तो ये ज़्यादा सही था, ये बन जाता, नाइट्रोजन उड़ जाती, BF3 का तो कोई परेशानी थी ही नहीं, ये भी जाता, तो आपको क्या मिलता, आपको क्या मिलता, बचा क्या है, NO2, तो आपका आंसर क्या होता, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पे NO2, क्लियर। ये सब इसकी सरल रिएक्शन थी। जो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है ना बच्चों को, वो एक साथ लिखना, उसको 2 बार लिख के याद करना, क्योंकि यहाँ हाँ नहीं, कपलिंग नहीं, जो थोड़ी टफ लगती है कपलिंग भी बन जाती है। देखो एग्जामिनर आपको कैसे फंसाएगा, बेंजीन पे N2Cl, आपको पता है पानी मिला दो तो HCl गया, N2 गया, फिनॉल बनेगा, KI मिलाऊं तो KCl गया, N2 गया, I आ जाएगा, HCl HBr मिलाऊं तो हेलो बेंजीन, HBF4 वाली भी क्लियर थी, NaNO2 वाली भी क्लियर है। एग्जामिनर आपको कहेगा कि मैंने क्या किया है, इसमें मिलाया है H3PO2 और वाटर। अब बच्चों को क्या लगता है, वाटर वाली कर लो, H3PO2 कैटलिस्ट होगा, पर आप सोचो H3PO2 स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको खुद को ऑक्सीडाइज होने की बहुत जल्दी पड़ी है। आपने सुना H3PO4 बहुत बढ़िया एसिड है, H3PO4 नहीं मिले तो कोई बात नहीं, H3PO3 लिया हो, पर ये तो रुकता ही नहीं, इसको कहीं भी ऑक्सीजन दिखे ये खुद लेके भाग जाता है। H3PO2 सताया हुआ है ना, तो ये पानी में आया, पानी से ले जाओ, तो H3PO2 क्या करेगा, H3PO3, तो ये तो गया। आपको इसको इग्नोर नहीं मारना है, आपको देखना है, सीधा पानी वाले तो पूछ लेता ना फिर, और तो इतना रिएक्टिव है कि तुम 0 से 5 पे रख रहे हो, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए, कैटलिस्ट इसके लिए चाहिए जो कम रिएक्टिव होता है। आप कह रहे हो मेरे तो कंपाउंड को मैं फ्रीजर में रख सकता हूँ, तो फ्रीजर तो कितना ठंडा होता है भाई, आप 2 मिनट ज़्यादा उसके सामने नहीं रह सकते, तो वो कंपाउंड तो रहता ही फ्रीजर में है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसके रिएक्शन में कैटलिस्ट के बारे में तो सोचना ही गलत है। तो यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, नहीं कैटलिस्ट तो नहीं लिया होगा, ये गया। अब तो तुम्हारा काम ईजी है ना, अब क्या गया, ये गया,
ये गया, फिनाइल को H दे दो तो आंसर क्या हुआ, बेंजीन, है ना। यहाँ H लगा दो, मत लगाओ तो वही है। क्लियर है क्या तुम्हें मेरी बात? ठीक है, बाकी कर दोगे साइड प्रोडक्ट ही, ये नहीं भूलोगे, ये भूल गए तो फिर नंबर गए। क्लियर। और ऐसी कैसी एक और रिएक्शन पकड़ा दी इसने हो गया, ऐसा ले लो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और है ना तुम क्या करो, इथेनॉल ले लो, CH3CH2OH। अब क्या ही कर लोगे, सोचो, इथेनॉल के साथ और कुछ नहीं लिया। अब देखो, अब फिर बच्चा यहाँ सोचता है कि HCl तो निकालो, निकाल दो, नाइट्रोजन उड़ा दो, और क्या आएगा, इथोक्सिन याद। आप एक कंपाउंड नहीं बना सकते इससे, ईथर नहीं बनने देगा ये, है ना। यहाँ अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अल्कोहल ऑक्सीडेशन में क्या होता था, एक तो CH बॉन्ड टूटता था, एक OH बॉन्ड टूटता, अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में रवाना कर देगा। अब आप जो सोचो सब सही है। अब आपका क्या गया, HCl गया, ये गया, तो आंसर क्या है, ठीक है। तो पहली वाली शायद पकड़ लो, दूसरी वाली तो पकड़ना पॉसिबल नहीं है अगर आपने एग्जाम से पहले नहीं पढ़ा, फिर भूल जाते बच्चे, है ना। ये तो फिर भी तुम्हें याद आ जाएगा, अच्छा यार कैटलिस्ट तो क्यों ही मिलाया, पर इसमें क्या सोचो, अल्कोहल क्यों मिलाया, अल्कोहल तो मिला ही सकता है बेचारा। ये वाली वापस बताऊँ, हाँ ऑन कैमरा तो बता ही सकती हूँ ऐसे नहीं बताती तुम्हें। चलो देखो, अगर मैं कहूँ कि मैंने इथेनॉल मिलाया, CH3CH2OH, चलो मिला दिया, क्या ही है ना। तो वैसे अगर तुम दिमाग लगाओगे तो HCl गया, इथॉक्सी ग्रुप। तो पहले तो तुम ये चीज याद रखो कि BDAC की कोई भी रिएक्शन में हमारे पास ईथर नहीं है, ईथर है ही नहीं, तो मतलब ये आंसर तो देना ही गलत है ना। तो अगर आपने यहाँ से HCl दे भी दिया, है ना, अल्कोहल को, BDAC अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में क्या होता था, एक तो CH बॉन्ड टूटता था और एक OH बॉन्ड टूटता था, तभी तो अपना एल्डिहाइड बनता था। अल्कोहल ऑक्सीडेशन याद है ना, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड था, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन था। तो हम कहेंगे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, ये हम याद करेंगे, कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। तो बस अब इसका तो CH3CHO हो गया ना, बाकी आपका काम सिंपल है ना। बाकी क्या गया, HCl गया, नाइट्रोजन गया, तो आपका आंसर क्या आया, बेंजीन। आगे बात समझ में। तो 2 रिएक्शन है BDAC से बेंजीन, इसको रट लो, है ना, क्योंकि यहाँ नहीं फंसेंगे, बाकी कहीं फंसो तो फंसो, बाकी सिंपल थी, बन जाती, है ना। आपको याद रखना है कि अगर मेरे को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दिया है, ठीक है, तो एक तो H3PO2 अकेला था, H3PO2 और वाटर था, है ना, और दूसरा कौन सा था, इथेनॉल, और इसमें गरम वरम का तो सिस्टम ही नहीं है BDAC में। तो इन दोनों का आंसर क्या है, ये नहीं भूलोगे, क्योंकि यही बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अब आपको दिया कि चलो ये भी हो गई, नाइट्रो हमने बना ही दिया, एजो ग्रुप अनअफेक्टेड रहेगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें एजो ग्रुप पे कोई, मतलब नाइट्रोजन गैस बाहर ही नहीं निकलेगी। तो भाई आप बताओ, आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा यूज ही क्या बताया था मैंने तुम्हें इसका, क्यों ही बनाया BDAC को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो फायदा था ना, ठीक है। इसके बहुत सारे कंपाउंड बन गए थे, लेकिन वो कंपाउंड चलो हम दूसरे जुगाड़ लगाते उससे ही बना सकते थे। भाई तुम क्या, मैं क्लोरोबेंजीन बनाऊँ तो पहले मैं BDAC बनाऊँ, वो भी 0 से 5 मेंटेन करूँ, फिर क्लोरोबेंजीन बनाऊँ, तो मैं सीधा बेंजीन क्लोरीन FeCl3 ले लूँ, मेरा बन जाएगा, बन जाता, है ना। ब्रोमोबेंजीन भी बन जाता, बेंजीन Br2 और FeBr3 तब भी बन जाता। तो इतना तो मेरे को इंपॉर्टेंट था नहीं, और ये बेंजीन बना रहा है तो बेंजीन के तो बहुत सारे तरीके थे, तो इतना ले। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था डाई इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री में डाई चाहिए, और डाइज में इंपॉर्टेंट ग्रुप जो होता है वो होता है एजो, है ना। अगर आप डाइज को बहुत डिटेल में स्टडी करोगे तो ऑक्सोक्रोम ग्रुप होता है, क्रोमोफोर ग्रुप होता है, एक ग्रुप आपका कलर देता है, डाई का मतलब ही कलर है, फिर कलर तो कोई भी दे देगा, कलर तेज चाहिए, कलर हल्का चाहिए, तो एक ग्रुप उसकी क्या करता है, कलर इंटेंसिटी बढ़ाता है। वहाँ आपको ग्रुप नाइट्रोजन के चाहिए, कभी आपको NO2 चाहिए, कभी आपको एजो चाहिए, कभी आपको NH2 चाहिए, तो ये सब तो ये बेचारा दे ही रहा था ना। तो ये सारे ग्रुप आपको दे देता है, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, है ना। तो फिर, और आजकल तो कलर और चेंज होता है, यूँ थोड़ा ना ये सबको बाल काले ही करने हैं, आजकल तो मल्टी कलर का जमाना है। तो फिर सारे डाइज आपको कौन दे रहा है, एजो ग्रुप, ठीक है। अब देखो डाइज में क्या है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि डाई बनानी है तो तुम कहोगे डाई में एजो ग्रुप होता है, और दोनों जगह क्या लगा दो, बेंजीन, है ना, दोनों जगह क्या लगाओ, बेंजीन। ये डाई में तो है, ठीक है। अब येलो डाई चाहिए तो NH2 ग्रुप,
और ऑरेंज डाई चाहिए तो OH, है ना। अगर मैं कहूँ ऑरेंज डाई तो तुम्हें ध्यान रखना है ये फिनॉल, और अगर मैं कहूँ येलो डाई तो NH2। मतलब मुझे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड चाहिए, एक बार मैं उसकी रिएक्शन एनिलीन से करा दूं और दूसरी बार मैं उसकी रिएक्शन क्या करूं, फिनॉल से करा दूं, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, अब रिएक्शन तुम्हें समझ में आएगी होगी, प्रोडक्ट तुम्हें दिख ही रहा है। अगर मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराऊं, पहला क्या है एनिलीन, एनिलीन से कराऊं तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी, सही। और अगर मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल, देखो अल्कोहल पीने से आदमी नशे में झूमता है और फिनॉल पीने से झूमता तो वो भी है पर वो अलग ही तरीके से झूमता है। याद है ना तुम्हें, मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ था तो है ना, मैं हॉस्पिटल गई थी ना, तो उनको तो लिटा दे ट्रीटमेंट कर रहे थे, हम क्या करें, तो खुराफाती होते, तो इमरजेंसी में पहुंच गई। 18-19 साल का लड़का था, सिर्फ 18-19 साल का, और एक वो डॉक्टर तो ही नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर तो भूल जाओ, तो वो एक वो लेडी नर्स थी, वो उसके ना पंप डाल रही थी पीछे, एक वो जो होता है ना सफाई कर्मी, स्टाफ कम था, सफाई कर्मी उसको यूँ मुक्के मार रहा था, तो उल्टी कर उल्टी कर उल्टी कर, और वो पता नहीं उसको पंप डाल के नाक से कुछ डाल रही थी और ना उसको कर रहे थे, क्या हुआ इसको ऐसे क्यों मार रहे हो, ये फिनॉल पी लिया है। और एक उसकी मम्मी थी, वो उसको चाटे मार रही थी, तेरे क्या कमी थी, तेरे क्या था, तू फिनाइल क्यों पिया। तो मैं कहा फिनाइल, अरे मैडम बाथरूम में पड़ा था, सफाई का, फिनॉल का काम क्या है, सफाई करना, और उसने किस काम में लिया। हाँ, फिर जब अब देखो मरा तो नहीं, फिनॉल का टेस्ट भी ले लिया, अब अंदर का सिस्टम भी बिगड़ा, तो फिर तुम समझते ही हो कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ, और वो लाइफ टाइम डैमेज ही चलेगा, कुछ ना कुछ तो आगे कमी हो गई। फिर आप समझ में आता है अरे ऐसा करते क्यों है, जबकि वो फिनॉल लेता, BDAC लेता और डाई बनाता, फिर बेचता तो करोड़पति हो जाता, इतना तो उसने सोचा ही नहीं। ठीक है, अब देखो NCERT की माने है ना, क्योंकि NCERT चलता है बेस, तो देखो तो बेस याद रखना एनिलीन बेस होता है, फिनॉल बाय नेचर एसिडिक होता है, तो अगर फिनॉल वाली रिएक्शन है तो हम एसिडिक मीडियम लेंगे, और अगर एनिलीन वाली रिएक्शन है तो हम बेसिक मीडियम लेंगे। बट कुछ टीचर्स का और कुछ अच्छी बुक्स में उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, तो अपने NCERT चलेगा तो अपन इसको फिलहाल ऐसे ही लिखें, है ना, लेकिन कुछ अच्छी डंकी बुक्स पढ़ोगे फॉरेन राइटर की तो उल्टा दिया है, नहीं ऐसे नहीं होता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आपको कह रहा है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से आप बेंजीन में फ्लोरीन की एंट्री करा सकते हो। फ्लोरोबेंजीन बनाया था, कौन सी रिएक्शन थी, बाल्शीमैन। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की एंट्री करा सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन वाली सैंडवेयर और गैटरमैन, बढ़िया किसमें प्रोडक्ट बनता है, सैंडवेयर में। आयोडीन की एंट्री करा सकते हो, कैसे, KI और शेक। साइनाइड की एंट्री करा सकते हो, मैं KCN ले लेती, मैं KI नहीं लेती, और मैं क्या ले लेती, KCN, और कॉपर सॉल्ट में मैं ले लेती CuCN, क्योंकि इसे रिएक्शन नहीं थी इसे मैंने बताई नहीं, बट लास्ट में थियरी लिखी और NCERT में कहीं भी लिखा है तो पूछा जा सकता है। तो BDAC, KCN, एरो पे क्या लिखोगे, CuCN, कॉपर साइनाइड, तो आंसर क्या होगा, बेंजीन पे CN। फिर OH की एंट्री करा सकते हो, कैसे, HOH, पानी मिला दो, है ना, फट क्लिक करना चाहिए ना। नाइट्रो ग्रुप की एंट्री करा सकते हो, NaNO2। अब आदि बाल्शीमैन कराओ, बीच के प्रोडक्ट में गरम मत करो, कहाँ उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, NaNO2, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। आ गई बात समझ में, ये है ना, क्लियर, ये सारे। फिर आपको कह रहा है कि ऐसे एरोमेटिक डाई है जो समूह का अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ऐसे एरोमेटिक सहायक है जो सीधे बेंजीन या प्रतिस्थापी बेंजीन। अच्छा, फायदा क्या है, तो ऐसे कंपाउंड हम बना रहे हैं जो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं बनते। जैसे मुझे बेंजीन पे साइनाइड लगाना है, तो मैं बेंजीन ऐसा क्या सोचूं, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराऊं कि ना बेंजीन पे CN आ जाए, तो ऐसा मेरे पास था नहीं कुछ। सोचो नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, है ना, लेकिन अगर बेंजीन में साइनाइड लगाना है तो मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। मेरे को आयोडोबेंजीन बनाना है तो मेरे पास क्या है, हाँ वो तो BDAC में है ना, बेंजीन I2 दोनों रिएक्ट करता है, बेंजीन क्लोरीन रिएक्ट करता है, बेंजीन ब्रोमीन रिएक्ट करता है, पर बेंजीन I2 रिएक्ट नहीं करता, तो फिर मेरे चॉइस ही नहीं थी, तो फिर यही चॉइस बचती है। बेंजीन पे साइनाइड लगाना है तो फिर मेरे पास यही चॉइस है ना, और फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है,
आई बात समझे? तो फिर बालश्री में नहीं है, तो इसलिए ये कंपाउंड हमारे लिए डायरेक्ट। तुमने बोले व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतनी माथापच्ची करी? तो हम इससे ऐसे कंपाउंड बना सकते हैं जो डायरेक्ट बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से नहीं बनते। आगे बात समझ में? क्योंकि आपने जो फिंकेलस्टाइन पढ़ी थी ना, वो हमने हैलोजन वाली पढ़ी थी। तुमने कहा था RCl ले लेता हूँ, NaI मिलाता हूँ, एसीटोन मिलाता हूँ, आंसर RI हो जाएगा। तो फिर आपने ये थोड़ा ना पढ़ा था क्लोरोबेंजीन ले लो, NaI मिला लो, आयोडोबेंजीन बना दो। और SWOT में हमने पढ़ा था क्या कि ना कोई भी हेलोबेंजीन ले लो और फिर फ्लोरोबेंजीन बना दो। क्यों? क्योंकि बनते ही नहीं हैं, है ना। तो सिर्फ इस तरह के कंपाउंड आपको इसी से मिलते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है।